मूवी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम जेमी और पेद्रो होता है। और जब ये रात को दोनों अपने घर पर होते हैं तो बाहर से इन्हें रिवॉल्वर से गोलियां चलने की आवाज आती है। पेद्रो जेमी को बोलता है कि शायद ये कोई शिकारी है, लेकिन जेमी का कहना था कि ये कोई शिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि शिकारी होता तो उसके पास राइफल होती, ना कि रिवॉल्वर। अगली सुबह ये दोनों के दोनों अपने कुत्तों के साथ उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कल रात को फायरिंग हुई थी। ये जमीन एक रुइज नाम के आदमी की होती है और जब ये दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उस आदमी के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस आदमी के सामान में इन दोनों को उस जगह का मैप मिलता है। साथ ही उन दोनों को वहाँ पर एक औरत की आईडी मिलती है जिसका नाम मारिया होता है। ये दोनों ये देखकर समझ जाते हैं कि जरूर ये आदमी मारिया से मिलने के लिए आया था, जो कि रुइज की जमीन पर ही रहती है। इसके बाद ये दोनों के दोनों मारिया के घर पर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों के कुत्ते घर से बाहर खड़े होकर भौंक रहे होते हैं। पेद्रो मारिया से बोलता है कि तुम्हारे घर पर कोई आने वाला था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि हमें उसकी डेड बॉडी मिली है। मारिया उन दोनों को बताती है कि वो आदमी एक क्लीनर था जो कि मेरे बड़े बेटे यूरियल के लिए यहाँ पर आ रहा था, क्योंकि यूरियल बहुत ही ज्यादा बीमार है। इसके बाद पेद्रो और जेमी जब यूरियल को देखने के लिए अंदर आते हैं तो उसे देखकर ये दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूरियल की बॉडी पूरी तरह से सड़ रही होती है, उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका होता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यूरियल एक रॉटन है जो कि एक ईविल के वश में है। मारिया का छोटा बेटा उन्हें बताता है कि यूरियल का ऐसा हाल कई महीनों से है। हालांकि पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हमारी मदद के लिए यहाँ पर एक क्लीनर आ रहा था, लेकिन किसी ने उसे मार दिया। ये सब जानकर जेमी और पेद्रो ये दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन आ जाते हैं ताकि पुलिस वाले इनकी कुछ मदद कर सके। लेकिन पुलिस वाले इन दोनों को साफ मना कर देते हैं कि हम रॉटन वाले केस हैंडल नहीं करते। इसके बाद ये दोनों के दोनों जमीन के मालिक रुइज के पास आ जाते हैं और उसे वो दोनों सब कुछ बता देते हैं कि तुम्हारी जमीन पर एक रॉटन है। ये जानकर रुइज भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि मारिया ने उसे ऐसा कुछ कभी बताया ही नहीं था। उसी रात को जब रुइज अपनी वाइफ के साथ होता है तो उसे यहाँ पर मारिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और रुइज गुस्से में एक गन लेकर मारिया के घर पर आ जाता है ताकि वो मारिया के बेटे यूरियल को गोली मार सके। रुइज यूरियल को गोली मारने वाला था, लेकिन मारिया उसे रोक लेती है। मारिया उसे कहती है कि तुम ईविल के ऊपर गन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। इससे ईविल पूरे टाउन में फैल जाएगा, जिससे वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देगा। ये सुनकर रुइज किसी तरह अपने आप को रोकता है और वो यूरियल को गोली नहीं मारता। अगली सुबह रुइज की वाइफ पेद्रो और जेमी को लेकर उसके पास आती है और अब रुइज जेमी और पेद्रो से बोलता है कि अगर हम किसी रॉटन को जान से नहीं मार सकते तो क्यों ना रॉटन को दूर कहीं ले जाकर फेंक दिया जाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि रुइज, पेद्रो और जेमी ये तीनों के तीनों किसी तरह यूरियल की बॉडी को बाहर निकालते हैं। यूरियल की बॉडी बहुत ही ज्यादा भारी हो चुकी थी, इसीलिए ये तीनों के तीनों किसी तरह उसकी बॉडी को ट्रक के पीछे लोड कर देते हैं। और इसके बाद ये तीनों के तीनों उसकी बॉडी को फेंकने के लिए टाउन से कई किलोमीटर दूर आ जाते हैं। और जब ये रास्ते में होते हैं तो एक बच्चा इनकी गाड़ी से टकराने वाला होता है, जिसके चलते इनकी गाड़ी थोड़ी अनबैलेंस्ड हो जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद जब ये तीनों यूरियल की बॉडी को फेंकने के लिए ट्रक से बाहर आते हैं तो ये तीनों देखते हैं कि ट्रक के पीछे यूरियल की बॉडी नहीं होती। इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यूरियल यहाँ से कहाँ चला गया, क्योंकि वो तो अपने आप हिल भी नहीं सकता था। तभी इन तीनों को याद आता है कि जब उनकी गाड़ी उस बच्चे की वजह से अनबैलेंस्ड हो गई थी तो शायद उस समय यूरियल बीच में ही कहीं पर गिर गया होगा। रुइज उन दोनों भाइयों से बोलता है कि हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम यूरियल की बॉडी को यहाँ पर फेंकने के लिए आए थे। इसके बाद ये तीनों के तीनों अपने अपने घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये तीनों समझ रहे थे कि इन तीनों ने ईविल से छुटकारा पा लिया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। आगे हम देखेंगे कि इनके साथ वो होने वाला था जिसकी इन तीनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके अगले ही दिन रुइज की वाइफ देखती है कि उनकी एक बकरी उन्हें अजीब तरीके से घूर रही होती है। रुइज जब हवा में गोली चलाता है तो सारी बकरियां भाग जाती हैं, लेकिन वही बकरी नहीं भागती। रुइज ये देखकर समझ जाता है कि उसकी बकरी पोजेस्ड हो चुकी है, इसीलिए वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी वाइफ उसे समझाती भी है कि ईविल के अगेंस्ट गन का यूज नहीं करते, लेकिन रुइज उसकी एक नहीं सुनता और उस बकरी को गोली मार देता है। और इसके अगले ही पल उसकी वाइफ एक कुल्हाड़ी से उसे बुरी तरह से मार देती है और इसके बाद वो उसी कुल्हाड़ी से अपनी भी जान ले लेती है। दूसरी तरफ हम पेद्रो और जेमी को देखते हैं, जो कि दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी इसी दौरान जेमी घर की शैडोज को मूव होते हुए देखता है। तभी इनके घर के बाहर मारिया का छोटा बेटा आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो उन दोनों को बताता है कि मेरी मॉम घर पर नहीं है। साथ ही वो उन दोनों को ये भी बताता है कि रुइज और उसकी वाइफ मारी जा चुकी है। मारिया का बेटा उन दोनों को आज रात के लिए वहीं पर रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जेमी उसे मना करने लगता है क्योंकि उसके हाथ में एक गन होती है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि कहीं तुमने अपनी मॉम को मार तो नहीं दिया, लेकिन वो उन दोनों को बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद पेद्रो उसके हाथ से गन ले लेता है और उसे अस्तफल में रुकने के लिए भेज देता है, लेकिन जाने से पहले वो उन दोनों को बोलता है कि तुम इलेक्ट्रिक बल्ब्स का यूज बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उससे शैडो बनती है जिससे ईविल आ सकता है। लेकिन ये दोनों भाई उसकी
उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन हम देखते हैं कि पेड्रो और जेमी ये दोनों के दोनों टाउन को छोड़कर जाने लगते हैं। साथ ही ये दोनों के दोनों टाउन से कोई भी चीज अपने साथ बिल्कुल भी नहीं लेते। जेमी उनकी मॉम को लेने के लिए चला जाता है, वहीं पेड्रो अपनी एक्स वाइफ सैब्रिना के घर पर आ जाता है, जो कि अपने दोनों बेटों को लेकर लियो के साथ रहती है और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम विकी होता है। पेड्रो सैब्रिना से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ईविल फैल चुका है। साथ ही पेड्रो अपने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है क्योंकि ईविल का पोजेशन कपड़ों के जरिए भी हो सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियो का डॉग आ जाता है जो कि पेड्रो के उतारे हुए कपड़ों को चाट लेता है। इसके बाद पेड्रो अपने कपड़ों को जला देता है और उसके बाद वो सैब्रिना से बोलता है कि टाउन के अंदर एक रोटन था, इसीलिए हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सैब्रिना पेड्रो की बात पर यकीन नहीं करती और वो उससे झगड़ा करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लियो का डॉग अचानक से वहाँ पर आकर विकी पर हमला कर देता है और उसे मारकर घसीट कर बाहर ले जाता है। सब के सभी देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, वो सबके सब हैरान हो जाते हैं। और तभी लियो एक गन लेकर डॉग के पीछे जाता है, लेकिन पेड्रो उससे बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम डॉग को गोली मत मारना। लेकिन लियो उसकी एक नहीं सुनता, वो बाहर जाता है और उस कुत्ते को गोली मार देता है। पेड्रो यहाँ पर समझ जाता है कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला, इसीलिए वो अपने दोनों बेटों जायर और सेंटिनो को लेने के लिए घर पर वापस आ जाता है। लेकिन घर पर पेड्रो देखता है कि सैब्रिना के पास विकी आ जाती है जो कि बिल्कुल ठीक होती है। ये देखकर पेड्रो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो अंदर जाकर अपने बड़े बेटे जायर को संभालता है जो कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है। दरअसल ऑटिस्टिक उन्हें कहा जाता है जो कि फिजिकली रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, वो अपने आप हिल नहीं सकते। पेड्रो वहाँ से निकलने के लिए अपने दोनों बेटों को गाड़ी के अंदर लेकर आ जाता है और तभी वो देखता है कि अचानक से लियो अपनी गाड़ी लाकर सैब्रिना के ऊपर चढ़ा देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि विकी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है क्योंकि वो विकी थी ही नहीं। इसके बाद पेड्रो अपने दोनों बेटों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और आगे जाकर वो अपनी मॉम और जेमी को भी साथ में ले लेता है। रास्ते में पेड्रो और जेमी ये दोनों के दोनों अपनी मॉम को रोटन और पोजेशन के बारे में बता देते हैं। तभी इसी दौरान पेड्रो का छोटा बेटा सेंटिनो वो अपनी दादी से पूछता है कि आखिर ये पोजेशन होता क्या है। उसकी दादी उसे बताती है कि जब शैतान किसी को अपने वश में कर लेता है, जिससे इंसान अपने दिमाग से पूरी तरह से कंट्रोल उठा देता है, उसे पोजेशन कहते हैं। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि 6 रूल्स को फॉलो करने के बाद ईविल से बचा जा सकता है। पहला रूल आता है कि डरो मत। अगर आप ईविल से डरोगे तो ईविल आपको वश में जरूर कर लेगा क्योंकि ईविल की सबसे बड़ी पावर डर ही होती है। और दूसरा रूल होता है कि कभी भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स का यूज मत करो क्योंकि उससे शैडो बनती है और शैडो के जरिए ईविल ट्रेवल करता है। तीसरा रूल कि कभी भी ईविल के ऊपर गन्स का यूज मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो ईविल आपको ही मार देगा। चौथा रूल कि जानवरों से हमेशा दूर रहो क्योंकि ईविल जानवरों को अपने वश में आसानी से कर लेते हैं। पांचवा रूल कि ईविल एरिया से कोई भी चीज अपने साथ लेकर नहीं आनी चाहिए। और छठा रूल कि कभी भी अपने मुंह से ईविल्स का नाम मत लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पेड्रो का बेटा जायर वो अपने मुंह से ईविल्स का नाम बड़बड़ाने लगता है और तभी इसके बाद पेड्रो के पास सैब्रिना का कॉल आता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। पेड्रो बाहर जाकर सैब्रिना से बात करने लगता है तो वो उसे धमकी देती है और वो उसे कहते हैं कि मैं अपने दोनों बेटों को लेने जरूर आऊंगी। ये सुनकर पेड्रो पूरी तरह से डर जाता है, उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जेमी वहाँ पर आकर पेड्रो को संभालता है। पेड्रो उसे बताता है कि सैब्रिना मर चुकी है और फोन पर जो बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ईविल था। पेड्रो को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी इन सबको लेकर अपनी दोस्त के घर पर आता है जिसका नाम मीरता होता है। मीरता एक फॉर्मर क्लीनर थी यानी कि एक एग्जोर्सिस्ट। मीरता ईविल से बचने के सभी रूल्स को फॉलो करती है, यहाँ तक कि उसके घर में एक भी इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को ये सब सो जाते हैं। वहीं हम सेंटिनो को देखते हैं जो कि अपनी दादी के साथ में सो रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके टॉय से लाइट आ रही होती है और तभी वहाँ पर पोजेस्ड सैब्रिना आ जाती है जो कि सेंटिनो को अपने साथ उठाकर ले जाने लगती है। पेड्रो उसका पीछा करता है लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है। पेड्रो यहाँ पर सेंटिनो के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। इसके बाद वो जायर के पास आता है जो कि अपनी जगह पर होता है, लेकिन जायर के हाथ अजीब तरीके से मुड़े हुए होते हैं। ये देखकर मीरता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो उन्हें बताती है कि ईविल जायर को पोजेस्ट करने वाला है, लेकिन जैसा कि जायर एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है इसीलिए ईविल उसके दिमाग को अभी समझ नहीं पा रहा, इसीलिए ईविल धीरे धीरे उसके दिमाग को अच्छे से समझेगा। इसके बाद वो उसे पोजेस्ट करेगा। और इतना बताने के बाद मीरता अपनी क्लीनिंग का डिवाइस तैयार करने लगती है। वो उन दोनों से बोलती है कि हमें किसी भी तरह से रोटन को खत्म करना होगा। वो दोनों उसे बताते हैं कि रोटन तो गाड़ी से गिर गया था, जिस पर मीरता उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हें रोटन को मूव नहीं करना था और ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही मीरता उन दोनों को ये भी बताती है कि जब तक ईविल जन्म नहीं ले लेता तब तक वो लोगों को पोजेस्ट इसी तरह से करता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पेड्रो मीरता के साथ रोटन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जेमी सेंटिनो को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिसे पोजेस्ड सैब्रिना अपने साथ ले गई थी। रास्ते में मीरता पेड्रो को अपने पास्ट के बारे में
बताती है। वो उसे बताती है कि मैं और मेरे हस्बैंड चर्च में गॉड के नाम पर ढोंग किया करते थे। हम दोनों एक्टर्स को हायर करा करते थे और झूठा पोजेशन ठीक करते थे। और ऐसे ही एक दिन वहाँ पर रियल पोजेस्ट यानी कि एक रियल रोटन आ गया था, जिसने मीरता के हस्बैंड को जान से मार दिया और मीरता उसी दिन से ईविल से बचकर भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ हम पेड्रो और जेमी की मॉम को देखते हैं, जो कि घर पर अकेली होती हैं। तभी अचानक से वहाँ पर ज़ायर आता है, जो कि ईविल के वश में पूरी तरह से आ चुका था और वो अपनी दादी से खाने के लिए मांगता है। उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है। वहीं हम जेमी को देखते हैं, जैसे रास्ते में अचानक से पजेस्ड सैब्रीना मिल जाती है, लेकिन जेमी देखता है कि सैब्रीना लगभग सेंटिनो को मार कर खा चुकी थी। जेमी ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और जेमी अपनी कार से सैब्रीना को हिट कर देता है, जिसमें वो भी थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि पेड्रो और मीरता ये दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर रोटन गिरा था, यानी कि यूरियल। ये दोनों के दोनों वहाँ के एक स्कूल के पास आ जाते हैं। मीरता पेड्रो से बोलती है कि हो ना हो वो रोटन यहीं पर होगा, क्योंकि ईविल बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि स्कूल के सभी बच्चों को ईविल ने पोजेस्ट कर रखा होता है। मीरता उन बच्चों से पूछती है कि रोटन कहाँ पर है, लेकिन वो सभी बच्चे उन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोटन वहीं पर था, वो भी वहीं के फ्लोर के नीचे, जिसे मीरता और पेड्रो देख लेते हैं। मीरता जल्दी से अपने क्लीनिंग के डिवाइस को तैयार करने लगती है और पेड्रो रोटन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईविल पेड्रो को यहाँ पर मैनिपुलेट कर देता है, जिससे ईविल कुल्हाड़ी लेने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है। और जब इसके बाद पेड्रो बाहर देखता है तो अब तक उन ईविल बच्चों ने मीरता को जान से मार दिया था, जो कि एकमात्र आखिरी क्लीनर थी, यानी कि एक एग्जोर्सिस्ट। पेड्रो को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब पेड्रो वहीं पर उस रोटन को जान से मार देता है और यही चीज ईविल चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि रोटन की मरी हुई बॉडी से एक ईविल जन्म लेता है और वो ईविल पेड्रो के पास आता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता, बल्कि वो ईविल उसके सर पर अपनी उंगलियों के निशान लगाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पेड्रो यहाँ से जेमी के पास आता है और अब जेमी और पेड्रो ये दोनों भाई गले मिलकर रोने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हार चुके थे। ये दोनों ईविल को नहीं रोक पाए और अब ये दोनों कहीं पर भी चले जाएं इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ईविल अब बॉर्न कर चुका है और अब ईविल इन्फेक्शन पूरी जगह पर फैल चुका है। तभी जेमी को याद आता है कि मारिया का छोटा बेटा अभी भी अस्तफल में है। जेमी उसके पास आता है और यहाँ पर जेमी को एक शॉकिंग बात पता चलती है। मारिया का बेटा उन्हें बताता है कि उसी ने ही उस क्लीनर को मारा था, जिसे जेमी और पेड्रो ने मूवी की शुरुआत में देखा था। साथ ही जेमी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मारिया के बेटे ने ही अपनी मॉम मारिया को मारा था और मारिया के छोटे बेटे ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसके दिमाग से एक अजीब सी ऐसा करने की आवाज आ रही थी, यानी कि ईविल की। वहीं हम देखते हैं कि जब पेड्रो ज़ायर को खाने के लिए खाना देता है, तभी ज़ायर के गले में कुछ अटक जाता है और तभी ज़ायर के गले से पेड्रो की मॉम के बाल और उनका लॉकेट बाहर आता है, यानी कि जब ईविल ने ज़ायर को पोजेस्ट किया था तो उसने अपनी दादी को ही मार कर खा लिया था। ये देखकर पेड्रो पूरी तरह से टूट जाता है और वो बाहर जाकर रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो पर इस मूवी का स्कोर है 98%। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।